A very good morning to all my dear students. Welcome back to my channel. मैं आपकी अपनी मैम मीनू चौहान आज 8th क्लास के बच्चों के लिए चैप्टर लेकर आई हूँ सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। ये चैप्टर 8th क्लास के बच्चों का साइंस का चैप्टर है और उनका एग्ज़ाम है मंडे को, और इसीलिए 2-3 दिन से कॉन्टीन्यूसली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप प्लीज़ ये चैप्टर एक बार कॉल करा दीजिए, क्योंकि उन्हें कुछ डाउट्स हैं और मंडे को उनका एग्ज़ाम है एंड दे आर हैविंग देयर प्रॉब्लम्स, सो आई एम देयर विद यू। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। बट एज यू नो, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अच्छा चलिए, फाइबर्स और प्लास्टिक्स में हम पढ़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि फाइबर्स क्या होते हैं। फाइबर्स में नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स दो आपने सुने हैं, 7th में भी आपको पढ़ाया गया है, 6th में भी आपको बताया गया है, लेकिन आप आगे बढ़ते बढ़ते पीछे का सब भूल जाते हैं, विच इज़ नॉट डन। सिंथेटिक फाइबर में सिंथेटिक का मतलब होता है मैन मेड, दैट मीन्स आर्टिफिशियल। नेचुरल फाइबर का मतलब होता है जो चीज़ें नेचर में पाई जाती हैं नेचुरली, जैसे कॉटन हो गया, वूल हो गया, जूट हो गया, ये चीज़ें हमारी होती हैं नेचर में पाई जाने वाली नेचुरल चीज़ें, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। बट इस चैप्टर में आपको सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में बताया जाएगा। So now what is the question? It is, what are synthetic fibers? A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. Each small unit is actually a chemical substance. Many small units combine to form a large single unit called polymer. हम जब छोटी छोटी यूनिट को कंबाइन करके एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीमर, एंड इट इज़ ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर में आगे है आपका नेक्स्ट पेज, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब हम जब सिंथेटिक फाइबर की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको नाम से ही बताया कि सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल, इट इज़ नॉट नेचुरल, नेचर में नहीं पाया जाता। हम जो चीज़ें नेचर में नेचुरली पाई जाती हैं उनमें कुछ मिलावट, केमिकल, कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, उनमें कुछ सब्स्टिट्यूट्स ऐड करते हैं और उनको एक नया रूप देते हैं, तो वो बनता है हमारा सिंथेटिक फाइबर। सो फैब्रिक ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली। आपको पता है कि सिल्क बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, हाथ में लेते ही आपको पता चलता है कि आपने सिल्क को कैरी किया हुआ है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट होता है और इसीलिए शाइनी भी बहुत होता है, और सिल्क बहुत महंगा है। तो सिल्क का ही एक आर्टिफिशियल रूप बनाया गया, दैट इज़ आर्टिफिशियल सिल्क और रेयॉन। आप उसे रेयॉन भी कह सकते हैं और उसे आर्टिफिशियल सिल्क भी कह सकते हैं। ये सिल्क के कीड़े से नहीं बनती। सिल्क जो एक्चुअल वाली होती है, नेचुरल वाली होती है, वो कीड़े से बनती है, लेकिन इसमें सिल्क का कोई कीड़ा यूज़ नहीं होता सिल्क बनाने के लिए। आर्टिफिशियल सिल्क में हम रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं, उसको रेयॉन कहते हैं। आर्टिफिशियल सिल्क बोल लीजिए या रेयॉन बोल लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वुड पल्प को केमिकली ट्रीट किया जाता है, जिससे आर्टिफिशियल सिल्क बनती है, रेयॉन बनता है। इसमें किसी भी तरह का सिल्क वॉर्म यूज़ नहीं होता, ठीक है। ऑल्दो रेयॉन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, दैट इज़ अ वुड पल्प, येट सिल्क, then the silk can be woven and the silk fiber, it is also be dyed in a wide variety of colors. Rayon is mixed with cotton to make the sheets, or mixed with wood and cotton wool to make carpets. मतलब आप रेयॉन को मिक्स कर सकते हैं कॉटन के साथ, बेडशीट्स बना सकते हैं, और रेयॉन को अगर आप वूल के साथ मिक्स करते हैं तो आप कारपेट भी बना सकते हैं। तो रेयॉन को अलग अलग कंटिन्यूटी में मिक्स करके, अलग अलग केमिकल्स के साथ मिक्स करके, अलग अलग वैरायटी के साथ मिक्स करके हम अलग अलग नए प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो रेयॉन एक आर्टिफिशियल सिल्क है, ये नेचुरल नहीं है। ये वुड पल्प को फर्मेंट करके नया रूप देकर बनाया जाता है, इसमें सिल्क वॉर्म का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। द सेकेंड पॉइंट इज़ नायलॉन, इट इज़ अनदर मैन मेड फाइबर, इसीलिए इसको भी सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम लाइक प्लांट एंड एनिमल, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। कैन यू बिलीव? नायलॉन, कोल यानी कोयला, वाटर एंड एयर, कोक, कोल, वाटर एंड एयर, इनको मिक्स करके नायलॉन बनाया जाता है, एंड इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो टोटली सिंथेटिक है, जिसमें कुछ भी नेचुरल नहीं मिलाया जाता। नायलॉन वॉज अ स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट, इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश, सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर। अब इसके पॉपुलर होने का रीज़न क्या है, आपसे पूछा जा सकता है
कि नायलॉन फाइबर इतना पॉपुलर क्यों है। तो आप इसमें बताएंगे कि ये लस्ट्रस होता है यानी शाइनी होता है, इसे वॉश करना बहुत आसान है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, इसीलिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वी सी मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। नायलॉन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, सॉक्स बनती हैं, रॉब्स यानी जो रस्सी होती है वो बनती है, टेंट बनता है, टूथब्रश में जो ब्रिसल्स होते हैं वो नायलॉन के होते हैं, कार सीट बेल्ट्स होती हैं, स्लीपिंग बैग्स होते हैं, कर्टेन्स हैं, मैट है, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं इसमें कि जो है नायलॉन से बनती हैं और इनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है आपका नायलॉन के बाद इस बॉक्स में आपको एक वर्ड दिया गया है पेट। इसका मतलब है पॉलीटेरिलीन टेट्राफिलेट इज़ अ वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पेट का फुल फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा और ये फुल फॉर्म एग्जाम में आपसे 1 मार्कर क्वेश्चंस में MCQs या फिलिप्स में पूछा जा सकता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। तो ये जो मैंने आपको अभी बताया पेट का यूज़फुल इस्तेमाल होना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक ड्यूरेबली यूज़ किया जा सकता है, इसीलिए बॉटल्स वगैरह पेट मटेरियल से बनाई जाती हैं। उसके बाद नीचे ब्लू बॉक्स जो आपको दिया गया है पॉलिस्टर का, पॉलिस्टर इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ द केमिकल कॉल्ड एन ईस्टर। ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिस्टर बनाने के लिए। पॉलिस्टर में आपने देखा ईस्टर वर्ड आ रहा है, पॉली प्लस ईस्टर बिकम्स पॉलिस्टर। Esters are the chemical which give fruits their smell and fabrics are sold by the names of polycot, polywool, terrycot etc. Polycot मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन, पॉलीवूल मतलब पॉलिस्टर प्लस वूलन। तो जहाँ पर पॉलिस्टर को आपने कॉटन से मिक्स कर दिया बन गया पॉलीकॉट, पॉलिस्टर को आपने वूल से मिक्स कर दिया तो बन गया पॉलीवूल। Now we wear sweaters and use shawls and blankets in winter. Many of these wools, though they appear to resemble wool, they are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. Basically हम जब acrylic की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में acrylic colors आते हैं, बट यहाँ पर acrylic का मतलब उनके कलर से बिल्कुल भी नहीं है। It is also in synthetic fiber जिसका इस्तेमाल वूलन क्लोथ्स के लिए, वूलन शॉल्स के लिए, ब्लैंकेट्स के लिए और स्वेटर्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल विच मेक्स दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर। ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, इनकी ड्यूरेबिलिटी नेचुरल फाइबर से कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है और इनके जो प्राइजेज़ हैं वो नेचुरल फाइबर से बहुत कम है, इसीलिए अफोर्डेबिलिटी लॉन्ग टाइम है और महंगा भी नहीं है। तो इसीलिए आर्टिफिशियल फाइबर्स यानी कि इनका इस्तेमाल डे बाय डे बढ़ रहा है। नेक्स्ट है आपका द फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर। अब नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बिहेवियर्स डिफरेंट हैं, क्योंकि नेचुरल फाइबर में नेचुरल चीज़ें हैं, कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, तो वो लॉन्ग टाइम तक रन नहीं करता। लेकिन मैन मेड फाइबर में हम कुछ केमिकल एसेंस ऐड करते हैं जिसकी वजह से वो मोर ड्यूरेबल, मोर स्ट्रॉन्ग बनता है और इसीलिए उसको हम लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर? The very first of all, synthetic fiber possesses unique characteristics which make them popular dress material. They dry up quickly. बहुत जल्दी सूख जाते हैं, मतलब जो synthetic fibers हैं उनको dry करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता. They get dry faster than the natural fiber. And they are more durable, they are less expensive and they are easy to maintain. खर्चा भी कम है, ड्यूरेबल भी ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस भी कम है, इसीलिए इनकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ रही है। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की। हमने अभी सिंथेटिक फाइबर पढ़ा, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक्स की। आप इमेजिन कीजिए कि अगर प्लास्टिक्स बैन हो जाए टोटली तो क्या होगा। प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक के लंच बॉक्स, प्लास्टिक की ज्योमेट्री, प्लास्टिक के बर्तन, माइक्रोवेव के जितने भी हम यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं वो सब प्लास्टिक मटेरियल होता है। तो अलग अलग हम चीज़ों में प्लास्टिक की चेयर्स, प्लास्टिक की टेबल्स, बहुत कुछ आता है प्लास्टिक के मटेरियल में। जो हम बाथरूम में बकेट और मग यूज़ करते हैं वो भी प्लास्टिक का होता है। बाथरूम में यूज़ होने वाली जो हमारे शेल्फ्स होती हैं, रैक्स होते हैं, वो सब भी प्लास्टिक का होता है। चम्मच का स्टैंड, जो स्पून का स्टैंड आता है वो भी प्लास्टिक का होता है। तो देयर आर मैनी थिंग्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। ठीक है, तो प्लास्टिक का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है और प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। इसको मेंटेन करना भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार एयर टाइट कंटेनर लाओ प्लास्टिक का, उसमें आप दालें डाल दो, चावल डाल दो, चीनी डाल दो, चाय पत्ती रख दो, कुछ भी रख सकते हो। एयर टाइट है, मॉइस्चर प्रूफ है, मॉइस्चर नहीं आता, एयर टाइट है तो ख़राब नहीं होता, फंगस नहीं लगता, कीड़ा नहीं लगता।
तो एयर टाइट प्लास्टिक्स आर इन हाईली डिमांड नाउअडेज, राइट। सो मैंने आपको प्लास्टिक के इतने सारे यूजेस बताए। प्लास्टिक को मेल्ट करना आसान है, प्लास्टिक को कलर करना आसान है, पेंट करना आसान है, शेप अप करना आसान है। अच्छा, इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं आपके, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। The plastic which gets deformed easily on heating and can be bent easily are known as thermoplastic. Polythene and PVC are some of the examples of thermoplastic. वो प्लास्टिक जिसको आसानी से गर्म करके पिघलाया जा सके, रीफॉर्म किया जा सके, उसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन्स एंड पीवीसी ये हमारे सिंपल एग्जांपल्स हैं थर्मोप्लास्टिक के। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। और कुछ ऐसे हार्ड प्लास्टिक आते हैं जिन्हें आसानी से आप गर्म नहीं कर सकते, जिन्हें आसानी से आप पिघला नहीं सकते, उसे हम कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। एंड दीज टू एग्जांपल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। Bakelite is a poor conductor of heat and electricity. It is used for making electrical switches, handles of various utensils. Melamine is a versatile material. It resists fire and can tolerate heat better than the other plastic. It is used for making floor tiles, kitchenware, fabrics and resist fire. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की डिमांड बहुत ज़्यादा है क्योंकि माइक्रोवेव में जितने हम माइक्रोवेव के बाउल यूज़ करते हैं वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड पे स्विचेस होते हैं, बर्तनों के हैंडल्स होते हैं, ये सारे के सारे हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बनते हैं क्योंकि ये गर्म नहीं होते और बहुत ज़्यादा लेवल पर हीट को बेयर कर सकते हैं। नाउ प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस, अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप सस्ता प्लास्टिक ले रहे हैं, लाइट वेट ले रहे हैं या एयर टाइट ले रहे हैं। आपके पास बहुत सारी वैरायटी है प्लास्टिक की मार्केट में। अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट मनी, अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी, यू कैन बाय द प्लास्टिक। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। अब देखिए प्लास्टिक में कोरोजन नहीं होता। कोरोजन मैंने आपको बताया था जंग लगना। प्लास्टिक्स में जंग नहीं लगता, वो एयर के कांटेक्ट में आ जाए, वाटर के कांटेक्ट में आ जाए, कोरोड नहीं होता। प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, करंट नहीं लगता, प्लास्टिक मेल्ट नहीं होता और आप लॉन्ग टाइम तक उसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। बहुत लाइट वेटेड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, तो इसीलिए आप इसे बहुत लंबे समय तक आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बजट में आता है और कहीं पर भी अवेलेबल है। किसी भी शॉप पर जाकर आप प्लास्टिक का कोई भी सामान आसानी से ले सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ना तो इनको हीट कर सकते हैं, ना ही इनमें इलेक्ट्रिक करंट लगता है। जैसे अगर आप आयरन का कोई यूज़ करते हैं सामान, आपके हाथ गीले हैं तो आप आयरन होने की वजह से करंट लग सकता है, लेकिन प्लास्टिक्स आर द इंसुलेटर, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। अच्छा, प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। अभी आपको मैंने प्लास्टिक के इतने सारे फ़ायदे बताए स्टेप बाय स्टेप। आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप इसे एक बार थॉरली स्टडी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को जिस पॉइंट पे आपको डाउट है उसे आप रिपीट करके पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने क्वेश्चन मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट। अच्छा, प्लास्टिक के मैंने आपको इतने फ़ायदे बताएं, इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं एनवायरनमेंट को लेकर। दीज आर अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस। जो मटीरियल आसानी से डिकम्पोज हो जाता है मिट्टी के अंदर, जिसको हमें डिकम्पोज करने के लिए कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं करना पड़ता, वो होता है बायोडिग्रेडेबल। और जो मटेरियल डिकम्पोज नहीं होता आसानी से वो है नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, जिसको अगर हम जलाएं तो बहुत हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं। अगर आप नाली वगैरह में फेंक दें तो ब्लॉकेज हो जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है। कोई जानवर कोई थैली वगैरह खा जाए तो उसका गला चॉक्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ना मिलने पर वो मर भी सकता है। Some plastics take several years to decompose. It is not environment friendly at all. Plastics are eco-friendly? No, plastics are not at all eco-friendly, and it doesn't get completely burnt easily. In the process, it releases lots of poisonous fumes. बहुत ज़्यादा poisonous fume release होती है, heat निकलती है जो environment को ख़राब कर सकती है, pollute कर सकती है। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज़ फार एज़ पॉसिबल। तो हमें जितना हो सके प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करना चाहिए। आप ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं। सपोज़ अगर आप प्लास्टिक के कंटेनर्स यूज़ कर रहे हैं तो पुराने होने पर उन्हें डिस्कार्ड मत कीजिए, उन्हें क्लीन करके वॉश करके दोबारा आप रीयूज़ कर सकते हैं या दोबारा किसी और पर्पज़ के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा प्लास्टिक की ज़रूरत नहीं होगी। और जो प्लास्टिक आपके लिए अभी काम में नहीं है, अगर आप उसको रीयूज़ कर रहे हैं, रीयूज़, रिसाइकिल, रिड्यूस, तो इस तरीके से हम उसको बचा सकते हैं वेस्ट होने से। एंड द नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल डिकम्पोज को हमें अलग अलग रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। एंड
इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जो कंटेनर आप एक बार यूज़ कर चुके हैं उन्हें दोबारा वॉश करके आप किसी ना किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप रिसाइकिल कर सकते हैं। एंड एज अ रीजनेबल रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 5 R's: रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। तो आप जब ये 5 R's को फॉलो करेंगे, रिड्यूस यानी वेस्टेज को कम से कम किया जाए, रीयूज़ चीज़ों को दोबारा बार बार यूज़ किया जाए जब तक वो पूरी तरह टूट ना जाए, रिसाइकिल मतलब जो चीज़ आपकी दोबारा किसी नए पर्पज़ में इस्तेमाल हो सकती है उसको रिसाइकिल करके हम इस्तेमाल करें, रिकवर एंड रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ मतलब ओवर यूज़, मिस यूज़ करना बंद कीजिए और रिकवर कीजिए चीज़ों को जिनको आप दोबारा यूज़ में ला सकते हैं। तो ये चैप्टर मैंने आपको पूरा समझा दिया है। आपके जो भी डाउट्स थे आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ा सा डिले हो गया इस बार, ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़ वर देयर, सो प्लीज़ आई एम वेरी सॉरी। और आपका पेपर मंडे को है, आपके पास अभी कल का डे है इसको प्रैक्टिस करने के लिए, स्टडी करने के लिए। और जिनके जो डाउट्स थे आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आई विल हेल्प यू आउट, यू हैव माई नंबर्स। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट for your Monday exam. Till then, take care of yourself, your family. Goodbye.